तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला और बस बना ली वीडियो। सो ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो गाइज़, आज की वीडियो हमारी है इंटरव्यूज़ के ऊपर और कंपनी मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा। कैसे जॉब ढूँढते हैं, सोलर लाइन में स्कोप है कि नहीं है, कैरियर है कि नहीं है। तो डिटेल में बातें करें। सबसे पहले जॉब कहाँ से ढूँढें? जिन लड़कों को नहीं पता, ये मत देखो कि लिंक्डइन किसने बनाया है। लिंक्डइन ऐप डाउनलोड करो और ओपन करके जॉब सर्च करो। सोलर की बहुत कंपनियां मिल जाएंगी आपको। अब आपको कौन सी कंपनी में काम करना है, वो कैसे डिसाइड करें? कंपनी में काम कैसे करो? पहले तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू निकालना पड़ता है। तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट काम, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान तो पक्का रखो। कंपनी किसी की सगी नहीं होती। आपको जितना पेमेंट मिल रहा है उतना ही काम करो। फालतू कंपटीशन के चक्कर में गधा बनना बेकार है, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसे ही है। आजकल ज़माना हार्ड वर्क का ज़माना चला गया। अब जो आज का टाइम है वो है हमारा स्मार्ट वर्क करने का। आप काम कैसे कर रहे हो? अच्छा काम करो लेकिन कम करो, या फिर उतना काम करो जितना आपको पेमेंट मिलता है। अब जैसे आप किसी सोलर की कंपनी में हो, आपकी सैलरी 10,000 और आप रात को 11-11 बजे तक परेशान हो, फाइल बनाने पे लगे हो गधों की तरह। नहीं, जितनी एनर्जी हो उतना काम करो। नहीं है अगर काम करने का मन, कोई कंपनी आपका मिसयूज करती है तो कंपनी छोड़ दो। सोलर में बहुत कंपनियां पड़ी हैं, एक कंपनी छोड़ दोगे, एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ से, तो छोड़ दो। आप सीधी बात, अगर आपको लग रहा है इस कंपनी में रुक के मेरा इस्तेमाल हो रहा है, मुझे उतना अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो, तो कंपनी छोड़ दो। लिंक्डइन पे जाओ, बहुत सारी जॉब पड़ी हुई है, सर्च कर लो, मिल जाएंगी। नहीं मिल रही कोई बात नहीं, आप खुद का भी काम खोल सकते हो इसमें, मतलब कि लेकिन पहले काम सीखो, ढंग से काम सीखो। अगर आखिर आपको नॉलेज है ना, कोई भी कंपनी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजार कंपनियां पड़ी हैं, कोई ना कोई आपको अच्छा पैसा दे देगा आपको काम करने का। तो कोशिश ये रखो कि हार्ड वर्क ना करो, स्मार्ट वर्क करो। काम को कितनी आसानी से और कैसे जल्दी किया जा सकता है, उस चीज़ पे बिलीव करो और वही चीज़ें यूज़ करो। ठीक है? तो यहाँ तक बात खत्म। कंपनी कहाँ से ढूँढनी है आपको? लिंक्डइन से। लिंक्डइन पे सोलर सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारी सोलर की कंपनियाँ मिल जाएँगी। इंटरव्यू दो, सैलरी की डिमांड करो कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, और अगर आप खुश हो उतनी सैलरी में तो वहाँ काम करो, देखो, लेकिन इंटरव्यू देते रहो। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, रुको मत, इंटरव्यू बार-बार देते रहो दूसरी, तीसरी कंपनी में। होगा कुछ नहीं, उससे नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो इंटरव्यू देते रहो, देते रहो। एक और चीज़, क्विक क्विक डिसीजन कभी मत लो कि कोई किसी कंपनी ने आपको बोला कि 12,000 रुपए सैलरी, 15,000 सैलरी, 20,000 सैलरी, आप बिना सोचे समझे चले गए। नहीं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा कंपनी से टाइम माँगो कि मेरे को 1 महीने का टाइम चाहिए या मेरे को 2-3 हफ्तों का टाइम चाहिए, मैं बाद में जॉइन कर लूँगा। ठीक है? उस दौरान और जगह भी ट्राई मारो। और मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर कि सोलर में स्कोप है कि नहीं है? देखो, स्कोप है। सोलर कंपनीज़ बहुत अच्छा पैसा दे देती है काम करने का। तो उसके लिए पहले काम सीखो। मैंने इतनी वीडियोज़ बना रखी है हर चीज़ के ऊपर। अगर आपको किसी कंपनी में जाके काम समझ में नहीं आता, आप मेरी वीडियो देखो, मैंने हर वीडियो के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है। आज भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वो आपके इंटरव्यू के ऊपर है। आपसे सोलर की कंपनी में आप जाते हो, वो आपसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, उनके आंसर भी मैं ही बताऊँगा। और आधे से ज़्यादा लड़के ऐसे होंगे जो आज मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उनको भी इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होता कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, वो आपको पूछेंगे आपकी कितनी सीढ़ियाँ थी, आपके शर्ट में कितने बटन थे। वो ज़माना गया, वो ज़माना गया। आप कोई जासूस बनने के लिए नहीं जा रहे हो किसी कंपनी में। कई बार होता है कि किसी कंपनी में इंटरव्यू होता ही नहीं है, वो रख लेते हैं।
ऐसे ही नॉर्मल इंटरव्यू करवाते हैं। दूसरा, कंपनी कंपनी को अगर आप अच्छे लगे ना कि लड़के को नॉलेज है तो वो रख लेती है, ठीक है। ये बात चौथी खत्म करते हैं, वीडियो पे आते हैं। क्वेश्चंस और आंसर्स के ऊपर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग से। सबसे पहली बात, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, वर्क फ्रॉम होम की कंपनी हो या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस की कंपनी हो, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस में किसमें कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि जो वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है उसमें माहौल बनता है, उसमें आपको नए लड़के मिलते हैं जो जिन्हें बहुत नॉलेज रहता है, सीखने को ज़्यादा मिलता है ऑफिस में। वर्क फ्रॉम होम में कोई कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई आपको कुछ नहीं बताने वाला, सिर्फ आपको गधों की तरह काम पे लगा देंगे, कोई आपको डिटेल में कोई चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है। सो बात खत्म, आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आंसर पे, इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर। सबसे पहला मेन क्वेश्चन, आप में से जितने लड़कों ने भी इंटरव्यू दिए होंगे उनसे ये सवाल जरूर, अरे सॉरी मैं भूल गया, माफ करना। सबसे पहले वो ड्राफ्टिंग के बारे में बात करते हैं। वो आपको ना कोई सा भी रैंडम एड्रेस दे देंगे, बोलेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग करो। आपने इस चीज को करते हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो गूगल मैप से कभी स्निप मत काटना, बहुत धुंधली फोटो आती है गूगल मैप से, ठीक है। अगर आप यहाँ सर्च मारोगे आर्क जीआईएस, तो एक मैप ब्राउजर होता है, इस वेबसाइट से एकदम क्लियर फोटो निकलती है किसी भी घर की, ठीक है। आर्क जीआईएस, या आपके पास नियर मैप हो, नहीं है कुछ नहीं खुल रहा आर्क जीआईएस, तो गूगल से ही बनाओ। अब वो आपको दो टाइप से ड्राफ्टिंग दे सकता है, या तो वो आपके पास कोई डीएक्सएफ पकड़ा देगा, तो बोलेगा ले भाई ड्राफ्टिंग करे इसकी, नहीं दिया तो घर को पकड़ो। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, डीएक्सएफ लेने के बाद कभी भी डायरेक्ट उस पे ड्राफ्टिंग मत करने लग जाना, उसे स्केल करना जरूरी होता है पहले, गलतियां मत करना। घर को गूगल मैप पे एड्रेस सर्च मार के उसे वेरीफाई जरूर करना, 3D में जाके। आपको पता होगा 3D ग्लोबल व्यू पे क्लिक करने से 3D में खुल जाता है, आप ऐसे घर के नीचे उतर सकते हो, ठीक है। आपने गूगल पे एड्रेस सर्च कर लिया, अब आपको क्या करना है, घर का स्निप काटना है, जो आपको आई होप पता ही होगा कैसे काटते हैं, ठीक है। घर का स्निप काटो, घर को वेरीफाई करो नीचे जाके। अब कैड में आ गया, आपने फोटो इंसर्ट कर ली, ठीक है। और मेरे टॉपिक याद में रखना, अगर आपका घर टेढ़ा है, और मेरी बात ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में कहा था हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क ना कि हार्ड वर्क। अब ये गलती मत करना कि आपको आदत ही नहीं स्नैप एंगल पे काम करने की, बहुत गंदी आदत है। हमेशा स्नैप एंगल पे काम करो अगर आपका घर टेढ़ा है। अब कई लड़के क्या करते हैं, उनका घर ऐसे टेढ़ा रहता है, वो ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर इस घर को 90 में करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, गलत तरीका है ये। जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपको देखेगा कि ये काम को कितनी आसानी से कितनी जल्दी जल्दी कर सकता है। स्पीड भी मायने रखती है सोलर के उसमें। अब मैं स्पीड के बारे में भी आज की वीडियो में बताऊंगा कि काम कैसे किया जाता है फटाफट, के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपने एक्सल लाइन खींची और मैंने स्नैप एंगल पे कर दिया, मेरा कर्सर वैसे ही हो गया जैसे घर घर था, ठीक है। घर के कोने कोनों पे F8 दबा दो ताकि लाइन सीधी जाए, ठीक है। एक्सेल एंटर, एक्सेल लाइन कमांड मारते रहो। लाइन कमांड कभी भी यूज मत करना, ये मैं घर को बना रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा लड़के क्या गलती करते हैं घर बनाते वक्त। सबसे पहले उसका 3D व्यू में ना देखना कि घर एक्चुअल में नीचे से कैसा दिख रहा है, वो ना देखना, इससे घर गलत क्राफ्ट हो जाता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये लाइन जो रिज होती है हमारी, ऐसे नहीं कि अ, तुमने जहाँ गूगल में दिख रहा था, अबे यार रिज तो यहाँ से दिख रही है, यहाँ नीचे से यहीं पे लाइन खींच, रिज सेंटर में होती है वो सेंटर लाइन। जब आप
अपने कर्सर को ऐसे ले जाओगे तो ये त्रिभुज का निशान आता है, एक वो सेंटर लाइन बता देता है। रिज हमेशा बीच में होती है, किसी किसी केस में ना हो बीच में, लेकिन एक्चुअल में वैसे बीच में ही होती है, ठीक है। तो फोटो के हिसाब से घर ड्रॉ मत करना, जो पॉसिबल है उसके हिसाब से ड्रॉ करना। देखो मैंने ये लाइन ट्रिम कर दी, ठीक है। एल एंटर, यहाँ गया। अब मेरे को एंगल मारने, ठीक है। मैं इस एक्सल लाइन को इधर ले गया। अब ऐसे नहीं आपने दूसरी लाइन ली और यहाँ से ऐसा करके जोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, गलत तरीका है। इसी लाइन को पकड़ो, एम आई एंटर मार दो और इसके सेंटर में जाओ यहाँ पे और ये कर दो, समझ रहे हो। ये ऐसा कर दिया आपने। सॉरी, फुल लाइन हट गई, मैंने नो कर दिया था। कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। हो गया। अब आपने जो एंगल यहाँ दिए हैं वही एंगल यहाँ देना। अगर आपको लग रहा है कि एंगल सेम है तो, नहीं है तो उसमें आपको नई लाइन लेके करना पड़ेगा। ये देखिए, इसका अजीमत वैसा नहीं है, इसके एंगल अलग टाइप से है, तो आपको नई लाइन कमांड लेनी पड़ेगी। एंड देन एम आई एंटर, एंटर पे जाओ और ऐसा कर दो। ये आपका घर ड्राफ्ट हो गया। मैं एक चीज बताना भूल गया, स्केल जरूर देख लेना। स्केल, सबसे पहले घर को स्केल करना। स्केल करना जिन्हें नहीं पता, अगर आपके पास ये है क्या, गूगल मैप सबके पास होता है, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा कि स्केल कभी भी छोटी लाइन से स्केल मत करना, कि जैसे आप इस घर को स्केल यहाँ से कर रहे हो, कि यहाँ से स्केल कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक, गलत तरीका। स्केल हमेशा सीधी और बड़ी चीज से किया जाता है। जैसे मेरे को दिख रहा है ये सीधा है और बड़ा है, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे देखोगे 76 फीट की मेरी लाइन है, इसे 77 भी ले सकते हो। अगर 76.50 से ऊपर है तो आप 77 ले लो, ठीक है। 77 फीट पे मेरा घर है। कोई बात कोई बात नहीं अगर आप स्केल करना भूल गए। एस सी एंटर कमांड दबाओ। सॉरी, मैंने गलत घर का स्केल ले लिया, बट कोई बात नहीं, मैं इसी में बता देता हूँ। एस सी एंटर दबाया, पहले पॉइंट पे क्लिक किया, अब दबाओ आर एंटर। वही पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और 77 फीट, एंटर। ये मेरा घर स्केल हो गया, ठीक है। तो ये है तरीका। लेकिन बात वो आपको मॉड्यूल, हाँ, इसके बाद वो आपको बोल सकते हैं फाइल सेटबैक दे। अगर टेक्सास की फाइल है तो कोड के हिसाब से फाइल सेटबैक देने पड़ते हैं। अगर कैलिफोर्निया की फाइल है तब तो आपको भैया 33% रूल फॉलो करना होगा, और 33% रूल वो आपको पक्का पूछेगा। वो तो अलग टॉपिक है, वो मेरा दूसरा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपको जरूर, फिलहाल ड्राफ्टिंग कर ली, मॉड्यूल वॉड्यूल लगाने के लिए कह सकता है, नहीं भी कह सकता है, लेकिन ज़्यादातर घर ड्राफ्ट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। इतना काम हुआ। अब ये क्वेश्चन तो हर कंपनी पूछते हैं, फायर सेटबैक के बारे में बताओ क्या होता है फायर सेटबैक और कैसे देते हैं। तो वो आपको बोलना है कि सर फायर सेटबैक एक एक्सेस पाथ होता है। कैसे एक्सेस पाथ? छत में जब मॉड्यूल लगे रहते हैं, जो कर्मचारी है जिसे छत पे, जैसे मॉड्यूल खराब हो गया, टूट गया मॉड्यूल, वो वहाँ फायर सेटबैक कुछ लकड़ियों का कुछ बनाते नहीं, वो फायर सेटबैक हम देते हैं फाइल में। हम उसे एक रास्ता बताते हैं कि भाई तेरे को छत में कहाँ से चढ़ के जाना है। उसे एक रास्ता देते हैं ताकि मॉड्यूल में कभी कोई खराबी हो जाए या कुछ कुछ मॉड्यूल फिक्स करने हो तो एक रास्ता बताते हैं कि हाँ भाई तू ऐसे ऐसे जा सकता है। अब बोले फायर सेटबैक कैसे, किस हिसाब से लगाते हो तुम? तो मैं सीधा बोलूँगा कि सर अगर कैलिफोर्निया की फाइल हो तो हम 33% रूल फॉलो करते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। वहाँ पे जाके आप 33% रूल को ढंग से समझ सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर आपके पास टेक्सास की फाइल है तो आईआरसी और एनईसी फायर कोड पे डिपेंड करता है फायर सेट पे। अगर 2015 से नीचे का है तो रिज पे आपको 36-36 का फायर सेटबैक देना पड़ेगा। रिज ये चीज होती है, ये जो सेंटर में लाइन है ना ये वाली, इसे रिज बोलते हैं। मेरा कोड बाई चांस 2012 का है, ये 2015 का है, तो मैं फायर सेटबैक ऐसे दूंगा 36।
36 जिस तरफ मॉड्यूल लग रहे हैं, अगर मेरे इस वाली रूफ में यहाँ भी मॉड्यूल लग रहे हैं तो मैं 36 का इधर दे दूंगा। ठीक है, ये है। आपको इतना ही बोलना इंटरव्यू देने वाले कि सर एक तो कोड पे डिपेंड करता है फाइल सेट पे, लेकिन वो डिपेंड करता है 33% रूल में। जो 33% रूल हम कैलिफोर्निया की फाइलों में यूज करते हैं, टेक्सास की फाइलों में कोई 33% रूल फॉलो नहीं होता। ठीक है, ये होगा फाइल सेट बैक का। आप इतना बोल दोगे ना भाई उसे, बोल देगा ना बंदे को पता है। ठीक है, अब उस ये भी पूछ सकता है कि फाइल सेट बैक कैलिफोर्निया में 33%, 33% पूछेगा वो आपको कि होता क्या है। सर तुम ऐसे नॉर्मल बोलना, अगर ऐसा पूछता है तो बोलना सर कि 33% रूल, अगर हमारा रूट परसेंटेज कवरेज एरिया 33% से ज़्यादा है तो हम रीच पे 36-36 का फायर सेटबैक देते हैं, जिधर की तरफ हमारे मॉड्यूल लग रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों तरफ जाते हैं रीच में, कैलिफोर्निया के फाइल, सॉरी। और अगर अगर आपके 33% रूल्स, 33% से कम रूट परसेंटेज कवरेज एरिया आ रहे हैं, 33 भी आ रहा है, तो आप 18-18 का फायर सेटबैक देते हो रीच पे। ये 33% रूल है, मेरी वीडियो चेक कर लेना। मैंने उसमें खोल खाल के वो रूल बता रखा है कि कैसे कैसे निकालते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उस रूल को। बस फिलहाल के लिए आपसे जितना पूछा जाता है उतना ही आंसर दो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बोलना। ठीक है, मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नोट करते रहना कॉपी में, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और हर कंपनी में पूछे जाते हैं। अगर तुमसे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हो तो कमेंट में बोलना ये हाँ पूछा गया था, यस यस कहना। ठीक है, हायर सेटबैक का क्वेश्चन तो हर कंपनी पूछती है। अगर आपने इसका आंसर सही आंसर दे दिया तो इंटरनेशनल रेसिडेंशियल कोड हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तीसरी बात वो यही भी पूछ सकता है कि कैलिफोर्निया में हम कैसे फायर सेटबैक देते हैं। ये तो मैंने बता दी कि रिच पे देते 33% रूल फॉलो होता है। ठीक है, पर ऐसे बोलना कि सर कैलिफोर्निया की फाइल में हम एक रूफ एक्सेस पाथ दिखाते हैं कि वो चढ़ेगा कहाँ से, जैसे इस घर का रूफ एक्सेस पाथ यहाँ से। और सर ये भी बोलना कि सर हम फायर सेटबैक देने के लिए ये देखते हैं कि जहाँ से हम रूफ एक्सेस पॉइंट दे रहे हैं, मतलब छत पे चढ़ने का, वहाँ कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं होने चाहिए, गैस मीटर वगैरह ना हो। दूसरा, कोई खिड़की वगैरह ना हो, क्योंकि खिड़की पे सीढ़ी लगाएगा हो तो सीढ़ी तो ऐसे टूट जाएगी। तो सर ऐसा बोलना कि पेड़ पूड़ मतलब जाने का रास्ता होना चाहिए नीचे से ऊपर छत में, खिड़की विड़की नहीं होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम ऐसी जगह से फायर सेटबैक दें, ज़्यादातर गैराज की तरफ से देते हैं, क्योंकि गैराज के अगल बगल खिड़कियाँ बहुत कम होती हैं, नहीं होती वैसे खिड़कियाँ। तो हम ये चीज़ें गूगल मैप पे जाके देखते हैं कि घर में जहाँ से वो चढ़ रहा है वहाँ पे कोई खिड़की विड़की तो नहीं, इसका ध्यान रखते हैं हम। ठीक है, रूफ एक्सेस पॉइंट जब छत में चढ़ने के लिए जब हम रूफ एक्सेस पॉइंट देते हैं वो हमेशा 36 का जाता है और साइड से जाता है। ये साइड है, ये ईव है, ये साइड है। ठीक है, ये भी मेरी फायर सेटबैक वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है साइड क्या होता है। ईव, तो यहाँ से हमने रूफ एक्सेस पाथ दे दिया। ये तो चढ़ने का हो गया, एक उतरने के लिए होता है ऑफसेट अंडर 36 सेंटर, कि हाँ भाई पैनल में आग लग गई है। ठीक है, बंदा आया यहाँ से चढ़ा और इधर से उतर गया नीचे। एक और पॉसिबिलिटी, जहाँ से चढ़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा उतरने का फायर सेटबैक दो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें मैंने क्लियर किट कर दिया फायर सेटबैक का क्वेश्चन पूछता है, और अब ड्राफ्टिंग के ऊपर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फायर सेटबैक का पढ़ लेना, ध्यान रख लेना। फायर सेटबैक बहुत ज़रूरी है, बहुतों के जिंदगियां बचाई है फायर सेटबैक ने, पैनलों की भी और हमारी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, अभी हम ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। तीसरी चीज जो आपसे पूछ सकते हैं, राफ्टर क्या होता है, ट्रस क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रस, राफ्टर ट्रस ये एक सपोर्टिंग मेंबर होते हैं जिसपे छत टिकी हुई हुई रहती है। ठीक है, राफ्टर ट्रस
इंडिया में तो नहीं लगती क्योंकि यहाँ के घर सीमेंट से बने रहते हैं, उधर की तरफ बाहर की तरफ मतलब इधर अमेरिका साइड में घर लकड़ियों के बने रहते हैं। आफ्टर ट्रस, ट्रस में बैंड लगे रहते हैं ऐसे, ये ट्रस है। ऐसे स्टील के बैंड लगे रहते हैं, इसे हम ट्रस बोलते हैं। राफ्टर नॉर्मल होते हैं, ये देखो राफ्टर ऐसे छत टिकी रहती है उस पे। ट्रस, ट्रस के बारे में बताओगे ना तो सर इसमें बैंड लगे रहते हैं स्टील के या आयरन के, कुछ के भी। तो यही ट्रस होता है। या आपको अच्छे से पता हो, रिसर्च कर लेना। मैं वैसे इतना भी बोलोगे तो बहुत है, ज़्यादा फालतू भी क्या बोलना। और आगे बढ़ते हैं अब। वो आपसे अटैचमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। अटैचमेंट के बारे में पूछ सकते हो, तो अटैचमेंट तो बहुत टाइप की होती है। और अटैचमेंट रूफ के हिसाब से लगती है, कॉम्प सिंगल के लिए अलग। और अगर आप किसी डिफरेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हो ना, उनका भी अलग अलग हिसाब होता है। अटैचमेंट बहुत सारी होती है। अब फ्लैश किट प्रो हो गई, यूनिरैक की, आयरन रिच की होगी, फ्लैश फुट टू, फ्लैश फुट, एल फुट भी होती है। पेगासस की रेल के साथ भी अटैचमेंट लगते हैं। बहुत सारी रेल अटैचमेंट बहुत सारी होती, बहुत सारी अलग अलग रूफ के लिए अलग अलग अटैचमेंट लगती हैं। तो ये तो अगर आप किसी सोलर कंपनी में काम कर रहे हो तो ये तो इतना तो आपको पता ही होगा। एक, ठीक है, इतना हो गया। हाँ, अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ, अटैचमेंट का हो गया, और मेरे को एक और क्वेश्चन अभी याद आया जो पूछा जाता है। आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई रूफ फ्लैट है, तो वो बोलेगा कि मेरे मेरे को, मतलब आपको उसे एक्सप्लेन करना है कि फ्लैट रूफ क्यों है। तो आपको बोलना है कि सर ये हम स्लोप के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि रूफ कैसी है। वैसे तो आप उसे ऐसे भी बोलते हैं, सर फोटो देख के पता चल जाता है कि रूफ फ्लैट है या डिग्री में। तो आप बोल सकते हैं सर जी, ज़्यादातर फ्लैट रूफ सर 0 से 10 डिग्री के स्लोप के अंडर में जितनी भी रूफ आती है फ्लैट में आती है मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि जरूरी हो वो फ्लैट ही हो, कई रूफों में फील्ड कम रहता है। तो फिलहाल के लिए आप उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं सर 0 से 10 डिग्री तक के लिए हम फ्लैट रूफ कह सकते हैं। फ्लैट रूफ के लिए सर हम ब्लास्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब वो बोलेगा ब्लास्ट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ब्लास्ट टेक्निक में ब्लॉक लगते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक लगते हैं। वो थोड़ा, इतना ही बोलो, मैं वो एक्सप्लेन उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ब्लास्ट टेक्निक के ऊपर। ठीक है, ब्लास्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। और दो टाइप के होते हैं, RM10, RM5। और वो बोलेगा ये क्या RM, तो आप बोल दो कि सर 10 डिग्री के स्लोप के लिए RM10, और 5 डिग्री के लिए RM5। ये ब्लास्ट टेक्निक यूज़ करते हैं हम फ्लैट रूफ के लिए, ठीक है। ये हो गया ब्लास्ट टेक्निक के बारे में। ओके, अब आते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, अब थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन। वो आपसे पूछ सकता है कि आपने कितने टाइप के इन्वर्टर्स पे काम किया है। पहली बात, आपको जो इन्वर्टर ढंग से आते हैं उन्हीं के बारे में बोलो। इन्वर्टर बहुत सारे होते हैं। आपने, मेरे को पता है आपने अभी तक सिर्फ माइक्रो इन्वर्टर और सोलर एज पे ही काम किया होगा। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर भी बहुत टाइप के इन्वर्टर होते हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे इन्वर्टर की आपने मुश्किल उन पे काम किया होगा। सिलिकॉन के इन्वर्टर होते हैं, उनका हिसाब थोड़ा अलग होता है। अगर 12 मॉड्यूल लग रहे हैं सिलिकॉन के इन्वर्टर, या तो 6 लग रहे होंगे या 5 लग रहे होंगे। ऐसी सिलिकॉन की तरह भी बहुत मतलब वो माइक्रो इन्वर्टर होते हैं। माइक्रो इन्वर्टर कभी भी पता करना हो ना, उनके डाटा शीट में उनकी डिटेल्स दी रहती है, वहां से पता चलता है कि इसका आउटपुट करंट कितना होता है, कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, कितने इन्वर्टरों की जरूरत पड़ती है, कितने आ सकते हैं। ऐसी, अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, मैंने और भी बहुत सारे इन्वर्टर्स पे काम किया है। सोलर एज में, जैसे सोलर एज इन्वर्टर को स्ट्रिंग इन्वर्टर भी कहते हैं।
फ्रोनियस फ्रोनियस का इन्वर्टर होता है एक, वो भी स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है, बहुत सारे इन्वर्टर होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपने काम किया है अगर फ्रोनियस या और भी सोलार्क का इन्वर्टर होता है एक, उनमें स्ट्रिंग का अलग खेल होता है बहुत, उनके ऊपर उन्हें भी मैं कवर करूंगा जल्दी। लेकिन फिलहाल के लिए आप बोलोगे सर मैंने को माइक्रो इन्वर्टर और सोलर एज पे काम कर रखा है मेरे को। वो माइक्रो इन्वर्टर में कुछ नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस आउटपुट करंट पूछेगा कितना कितना होता है। तो ये तो आप डाटा शीट में जाके देख सकते हो। ठीक है, जैसे आई क्यू एट प्लस है, ये तो सबको याद रहता है, आई क्यू एट प्लस का मैक्सिमम आउटपुट करंट 1.21 होता है। ये सबको याद रहता है, क्योंकि मेरे को पता है आधे से ज़्यादा बंदों ने बहुत माइक्रो इन्वर्टर की फाइलों पे काम किया होगा। लेकिन ये नोट डाउन कर लो, सोलर एज के जितने भी इन्वर्टर होते हैं, 3000, 3800, 5000, 6000, 7600, 10,000, 11,000, 60, इन सब के मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस आउटपुट करंट याद कर लेना। ये पक्का इंटरव्यू में 100 में से 99% पूछा जाता है कि कोई भी रैंडम बोल देगा सोलर एज 6000 का मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस आउटपुट करंट बता कितना होता है। तो ये याद करके चले जाना, वो पूछेगा आप। ठीक है, और डिफरेंस भी पूछ सकता है वो आपको कि माइक्रो इन्वर्टर और सोलर एज इन्वर्टर में क्या अंतर है। तो आपको सिंपल से बोलना है कि सर माइक्रो इन्वर्टर में छोटे छोटे इन्वर्टर होते हैं जो मॉड्यूल के नीचे लगे रहते हैं। ठीक है, इस माइक्रो इन्वर्टर केस में हम कंबाइनर का यूज़ करते हैं। सोलर एज इन्वर्टर में स्ट्रिंग बनती है, सोलर एज इन्वर्टर में स्ट्रिंग बनती है, और इसमें हम इन्वर्टर इसमें ऑप्टिमाइज़र लगते हैं, और हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये बोलना है। सेकंड आप ये बोल सकते हो सर माइक्रो इन्वर्टर के केस में सर्किट बनते हैं, सोलर एज के केस में स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, इतना बोल दो, अच्छा आंसर है ये भी। यहाँ माइक्रो इन्वर्टर सोलर एज कवर हो गया। अभी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आंसर है, मतलब बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के सोलर एज के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, कि वो रैंडमली आपको बता देगा कि मेरे पास 400 का कोई इन्वर्टर है, कोई भी क्यू सेल का वो मॉड्यूल है, और मेरे पास इन्वर्टर ये है, कोई सा भी इन्वर्टर बोल देगा 6000 वाला है, बता इसमें कितनी स्ट्रिंग जा सकती है मैक्सिमम। तो अगर तुमने मेरी सोलर एज वाली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो आपको स्ट्रिंग वोल्टेज से, इन्वर्टर के स्ट्रिंग वोल्टेज से जब आप डिवाइड करोगे मॉड्यूल वोल्टेज को, तो वो निकल जाता है। जैसे उसने बोला कि 3800 का इन्वर्टर है और 400 वाट का मॉड्यूल है, तो आपको नॉर्मल, आपको पता है 3800 की स्ट्रिंग वोल्टेज 5700 होती है, डिवाइड बाय मॉड्यूल वोल्टेज, सिंपल फॉर्मूला 14 आ गया। 14 बोल दो कि सर 14 मॉड्यूल एक स्ट्रिंग में जा सकते हैं, सिंपल बात खत्म। दूसरी चीज वो आपको ये भी पूछ सकता है कि ये इन्वर्टर का जो स्ट्रिंग वोल्टेज है ये आता कहाँ से। काफी लड़कों को नहीं पता होगा कि ये जो स्ट्रिंग वोल्टेज होता है आता कहाँ से है। देखिए नॉर्मल कुछ नहीं, सर मैं सोलर एज की कोई और डाटा शीट खोलूँ इसमें तो है नहीं, पूरी कोई डाटा शीट चाहिए सोलर एज की, अलग सी डाटा शीट लग रही है मेरे को सारी। हम्म, अगर आप ये देखो ना, नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज, अगर नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज पे देखोगे यहाँ पे 380 लिखा है 6000 तक के लिए 380। हम्म, तो ये 380 कहाँ तक है, 6000 तक। ठीक है, अगर आप नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज को ऑप्टिमाइजर की डाटा शीट खोल के उसके ऑप्टिमाइजर करंट से इनटू करोगे, वैसे ऑप्टिमाइजर S440 P505 जितने भी ऑप्टिमाइजर होते हैं, अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे जहाँ पे 380 लिखा है यहाँ पे, अगर आप इस 380 को इनटू करोगे 15 से, तो यहाँ से स्ट्रिंग वोल्टेज निकलता है 5700। ठीक है, और इसका तो 380 है, लेकिन जो ये 6000 तक के लिए, अगर 6000 के बाद कोई भी इन्वर्टर आता है, अगर आप
उसका ये नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज 400 होता है, अगर आप उसको इंटू करोगे 15 से 6000 यहाँ से निकलता है स्ट्रिंग वोल्टेज। ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा लेना, तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कवर होता है सोलर एज और माइक्रो इन्वर्टर। क्या कवर हो गया? हाँ, अभी माइक्रो इन्वर्टर के बारे में एक और क्वेश्चन है। वीडियो बन रही है? ये ठीक है, ठीक है। हाँ, वो पूछ सकता है आपको कि माइक्रो इन्वर्टर आई, एक तो आई क्यू 7+ होता है, एक आई क्यू 8+ होता है। वो पूछ सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और आप कहोगे कि सर इसमें इसमें तो सर नाम का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सर वो 7+ है और ये 8+ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा आंसर मत देना। आपको कहना कि सर आई क्यू 7+ एक पुराना वर्जन था, लेकिन जो आई क्यू 8+ है वो थोड़ा एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन बोले तो आई क्यू 8+ में ना बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं। आई क्यू 8+ जो माइक्रो इन्वर्टर होता है वो ना, वो मॉड्यूल की एफिशिएंसी को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, जो भी वो करंट अब्जॉर्ब करता है ना, वो आई क्यू 7 के मुकाबले बहुत अच्छी है। और जो आई क्यू 7+ था वो नॉर्मल पावर देता था, कि मतलब कि जैसे बिजली बादल गड़गड़ा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो वो ना करंट नहीं खींच पाता था। लेकिन आई क्यू 8+ बारिश के टाइम पे भी बादल बुदल लग रखे, सूरज नहीं आ रखा, वो तभी भी अच्छा मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छा काम कर लेता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू देने वाले को समझाने के तौर पे यही कहना है कि सर वो एफिशिएंसी बढ़ाता है मॉड्यूल की, आई क्यू 8+ के माइक्रोमीटर, और आई क्यू 7 के मुकाबले बहुत अच्छा काम करता है। जब बादल बादल रहता है तभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। बस इतना आंसर, ठीक है। और भी अगर आपको आई क्यू 8+ आई क्यू 7+ आप गूगल कर लो, गूगल में बहुत से टॉपिक मिल जाएंगे कि आई क्यू वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। और ये इसमें पढ़ लेना, पूछते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया फायर सेटबैक से रिलेटेड। आपसे पूछा जा सकता है कि मेरा कोई घर है, वो डिटैच है, घर अलग है, गैराज अलग है। गैराज पे मॉड्यूल लग रहे हैं, लेकिन गैराज बाय चांस, ये मेरा गैराज है, ये कोई बड़ा सा गैराज है मेरा, इस पे मॉड्यूल लग रहे हैं और ये मेरा घर है। तो क्या गैराज पे फायर सेटबैक जाएगा कि नहीं जाएगा? नॉर्मल सी बात है, अगर घर डिटैच है तो फायर सेटबैक नहीं जाएगा। अगर घर अटैच है, अटैच बोले तो ये गैराज यहाँ यहाँ चिपक रखा है इस घर से, क्या फायर सेटबैक जाएगा? हाँ, अब फायर सेटबैक जाएगा। बस इतना इतना बोल दो कि सर डिटैच गैराज पे फायर सेटबैक नहीं जाता, चाहे कहीं की भी फाइल हो, मंगल ग्रह की या चांद की फाइल हो, नहीं जाएगा। बस, सिंपल। हाँ हाँ, हम इन्वर्टर के बारे में बात कर रहे थे, और भी इन्वर्टर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। वो ये भी पूछ सकता है कि एक इन्वर्टर में कितनी स्ट्रिंग जा सकती है, उसे एक जवाब दो कि सर ये एमपीपीटी पे डिपेंड करता है, बस। बाकी कुछ मत करना, एमपीपीटी पे डिपेंड डिपेंड करता है सर, बस इतना आंसर दे देना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सोलर एज माइक्रो इन्वर्टर भी कवर होता है। अगर जिनको लड़कों को पता नहीं है सोलर एज माइक्रो इन्वर्टर के बारे में, तो मैं ऑलरेडी शायद सोलर एज के ऊपर तो मेरी वीडियो बना रखी है मैंने। माइक्रो इन्वर्टर भी शायद कवर कर रखा है, आई थिंक, मैंने किसी वीडियो में। आप डिटेल में वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारे, अब आते हैं नए टॉपिक के ऊपर। वो आपको पूछ सकता है आपने कितने टाइप के इंटरकनेक्शन पे काम किया है, या ये भी पूछ सकते हैं कि मेन इंटरकनेक्शन कौन कौन से होते हैं। मेन टाइप के 3 ही इंटरकनेक्शन होते हैं मेनली। इंटरकनेक्शन में से बहुत सारे होते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरकनेक्शन पे काम किया, लगभग 16-17 इंटरकनेक्शन पे, अलग अलग टाइप के इंटरकनेक्शन। लेकिन आपको पूछ सकते हैं मेन इंटरकनेक्शन कौन से होते हैं। साफ सी बात है, आधे से ज़्यादा लड़कों को पता भी होगा कि बहुत करते हो आप ऐसे इंटरकनेक्शन। मेन इंटरकनेक्शन होता है, एक तो होता है लोड ब्रेकर, एक होता है लाइन साइड टैप, एक होता है लोड साइड टैप। और वो बोलेगा कि तीनों में होता क्या। पहले आते हैं लोड ब्रेकर के ऊपर। लोड ब्रेकर में आपको बोलना है सर, इसमें जो हमारी वायर आती है इसी डिस्कनेक्ट या फिर इन्वर्टर से वो ब्रेकर पे जाके कनेक्ट हो जाती है। ये बाई चांस
ये हमारा ब्रेकर है, वो एक बटन मैंने वीडियो बना रखी थी इसके ऊपर, ये ब्रेकर है। और ये हमारी बस बार है, बस। ठीक है, ये मेन ब्रेकर है। हमारी कोई तार आई, इसी डिस्कनेक्ट किया इन्वर्टर से, और इस ब्रेकर पे जाके कनेक्ट हो गई। तो ये हो गया लोड ब्रेकर। और लोड ब्रेकर के केस में 120% रूल फॉलो होता है। 120% रूल क्या होता है? कुछ नहीं होता, कोई महाभारत नहीं है, छोटी सी बात है। वो आपको बोल सकता है कि 120% रूल बता, तो आपको वो रैंडमली कोई भी एमएसपी ब्रेकर की रेटिंग 200, उसने बोला कोई एमएसपी है जिसपे 200 का ब्रेकर लगा है और बस की रेटिंग भी 200 है, और तेरे को लोड ब्रेकर करना है, तो 120% रूल एक्सप्लेन कर। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 120% रूल अगर मैं ऐसी कैलकुलेटिंग में करूँ तो 200 का उसने ब्रेकर और बस की रेटिंग, मैं 200 इंटू 1.2 माइनस 200 कर दूंगा। बस यही है 120% रूल। 40 की बैक फीड आ रही है जी मेरी, 40 की बैक फीड आ रही है। बस अगर अगर मेरा जैसे कोई IQ 8 प्लस के मेरे 20 मॉड्यूल लगे हैं, मुझे 40 की बैक फीड चाहिए, क्या मेरा लोड ब्रेकर पॉसिबल है कि नहीं, मेरे को ये देखना। 20 इंटू 1.21 इंटू 1.25, 30.25, मेरे पास 40 की बैक फीड है, तो मेरा लोड ब्रेकर हो सकता है। इसके लिए लोड 120% रूल फॉलो करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक, यहाँ हो गया हमारा। आपको सिर्फ दो चीज़ें बोलनी है लोड ब्रेकर के इसमें सर, कि लोड ब्रेकर में ब्रेकर पे वायर कनेक्ट हो जाती है, और दूसरा नॉर्मली बस में इसमें हम 120% रूल फॉलो करते हैं, ये हमारा लोड ब्रेकर होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा इंटरकनेक्शन, लाइन साइड टैप। इसमें जो भी हमारी तार आती है वो किसी एमएसपी में भी कोई तार होंगी ऐसी दो, तो जो भी इन्वर्टर या इसी डिस्कनेक्ट से तार होती है हम टैप मार देते हैं उसी तार में। टेप से टैप मार दिया, बस नॉर्मल बात है। यहाँ पे टैप मार दिया हमने, जोड़ दिया तार को तार से, कोई ब्रेकर में वायर नहीं गई। आपको उस इस वे में बोलना है कि सर लाइन साइड टैप में हम टैप मार देते हैं, जो भी हमारी वायर आ रही होती है स्ट्रिंग इन्वर्टर या एसी डिस्कनेक्ट से, हम उसे ब्रेकर से पहले ही टैप कर देते हैं उसमें। ब्रेकर से पहले या ब्रेकर हो ही ना, हम डायरेक्ट वायर को वायर से जोड़ देते हैं, टैप मार देते हैं, इसे लाइन साइड टैप बोलते हैं। ठीक, तीसरा होता है हमारा लोड साइड टैप। इस केस में क्या होता है कि आपका मीटर के नीचे कोई डिस्कनेक्ट है, यानी कि एक बटन लगा है या एक ब्रेकर लगा है। ठीक है, ये मीटर है और ये कोई डिस्कनेक्ट है, माने कि एक ही बटन लगा है उस पे, इस पे 100 200 कुछ भी लिख रखा है, और एक एमएसपी आपकी घर में है। ठीक है, इसमें भी टैप ही होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, इसमें दो ब्रेकर्स के बीच में टैप हो जाता है। एक ब्रेकर ये है और एक ब्रेकर ये है, हमने यहाँ पे तार से तार को चिपका दिया है, यहाँ से यहाँ इस तार को चिपका दिया है। उसको किस वे में बोलना है, उसको इस वे में बोलना है, सर इसमें दो ब्रेकर के बीच में हम टैप मार देते हैं। ये हो गया लोड साइड टैप। यानी कि बाई चांस सर कि हमारे मीटर के नीचे कोई एमएसपी और एक सब पैनल है घर के अंदर, और हमने उन दो ब्रेकर्स के बीच में टैप मार दिया कहीं पे, ये होगा हमारा लोड साइड टैप। तीनों कवर। बस, मेरा गला फट गया। यहाँ तक हमारा माइक्रो इन्वर्टर, सोलर एज, लोड ब्रेकर इंटरकनेक्शंस कवर हो गया। हाँ, एक और इंटरकनेक्शन होता है, मेरे को अभी याद आया। RMA GMA, RMA GMA, RMA GMA इंटरकनेक्शन, ये भी एक इंटरकनेक्शन होता है, पूछ सकता है इसके बारे में, और ये पढ़ लेना। RMA GMA में पूछ सकते क्या होता है, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि सर एक एडाप्टर होता है, मीटर एडाप्टर होता है एक। मीटर के मीटर से पहले ना हम एक अडेप्टर लगा देते हैं। ये फोटो देख रहे हो, ये वही RMA GMA इंटरकनेक्शन फोटो।
बस आपको उसको इतना बोलना है कि सर कोई मीटर से पहले मीटर के अंदर हमको एक एडाप्टर लगा देते हैं, हम उस पे टैप कर देते हैं। यही होता है। जो भी आपका जीएमए आरएमए रहता है, इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ के जा लेना। जीएमए का वो होता है यार, ये जीएमए की फुल फॉर्म नहीं है। ग्रीन मीटर अडेप्टर ये नहीं है। आरएमए का होता है रिन्यूएबल मीटर अडेप्टर। हाँ, जीएमए का ये होता है जनरेशन मीटर अडेप्टर। कोई बड़ी बात नहीं है आरएमए जीएमए। ये जो आपका मीटर रहता है ना, इसके बाहर पे या इससे पहले ना वो एक अडेप्टर लगा देता है, जो भी आपका एसी डिस्कनेक्ट से वायर आती है ना, वो यहाँ पे टैप कर देता है, बस यही होता है। ये होता है आरएमए जीएमए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक हमारा इतने टॉपिक कवर हो गए। हम्म, और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। चलो अब बैटरी के ऊपर आते हैं। हाँ, वो आपको ग्राउंड माउंट के बारे में पूछ सकते हैं कि ग्राउंड माउंट आती है कि नहीं आती, क्या होता है ग्राउंड माउंट का केस में। वो ग्राउंड माउंट में तो नॉर्मल रूफ माउंट में छत पे पैनल लगते हैं, ग्राउंड माउंट में ग्राउंड पे पैनल लगते हैं। हम वो पूछ सकते हैं कौन कौन से ग्राउंड माउंट आते हैं, आयरन रिच, यूनिरैक, सनमोडो, स्नैप एंड रैक, बहुत सारी ग्राउंड माउंट होती हैं। और मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरी नेक्स्ट वीडियो में से आयरन रिच की ग्राउंड माउंट थी, सनमोडो भी। सनमोडो ग्राउंड माउंट बहुत टफ होती है। उसका उसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है, कि मैं कवर कर लूंगा वो भी बहुत जल्दी जब मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है। ओके, ग्राउंड माउंट के बारे में इतना डिटेलली पूछेगा। हाँ, अब आते हैं बैटरी के ऊपर। बैटरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले पूछेगा कि बैटरी क्यों लगाते हैं, बैटरी का क्या काम है। सबसे बढ़िया तो आप गूगल सर्च करो, ठीक है। ओहो, मैंने यहाँ सर्च मारी थी। बैटरी एक्चुअल में क्या काम करती है, बैटरी बैकअप का काम करती है, कि जैसे जो भी हमारा मॉड्यूल्स है, एनर्जी वगैरह, करंट वगैरह जो भी मिलता है, बैटरी ना उसे स्टोर का काम करती है। बैटरी मतलब एनर्जी को स्टोर करके रखता रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है बैटरी बैकअप का काम करता है, वो एनर्जी भेज देता है। एनर्जी यानी कि जो भी पावर रहती है, जो सूर्य से मॉड्यूल कैप्चर करते हैं पावर वगैरह, बैटरी एक बैकअप का काम करती है। उसने उसमें जैसे हमारे घर में वो होता है इन्वर्टर, वैसे ही बैटरी बैटरी भी उसी टाइप की एक तरीके से मान लो। फिलहाल ये छोड़ो, वो पूछ सकता है आपसे कि बैटरी कितनी टाइप की होती है, और आप बोल रहे हो कि सर बैटरी तो बहुत टाइप की होती है, इंचार्ज 10 की बैटरी, इंचार्ज 3 की बैटरी, जनरेट की बैटरी, टेस्ला की बैटरी, बहुत सारी बैटरी होती है। तो ये गलत आंसर है। आपको बोलना सर बैटरी दो टाइप की होती है, एक होती है एसी बैटरी, एक होती है सर डीसी बैटरी। अब वो पूछ सकते हैं कि एसी बैटरी में कौन कौन सी बैटरी आती है। तो एसी बैटरी जो भी आपका इंचार्ज 10 हो गया, इंचार्ज 3 हो गया, टेस्ला हो गया, ये सब एसी बैटरी हैं। ये भी एसी बैटरी है, ठीक है। बात है डीसी बैटरी। डीसी बैटरी आपकी होगी जनरेट की बैटरी, आपका सोलर एज की बैटरी हो गई, आपका क्यू होम की बैटरी हो गई, ये सारी आपकी डीसी बैटरी होती है। लेकिन क्वेश्चन बैटरी से रिलेटेड, वो आपको बैटरी का आउटपुट करंट पूछ सकता है। ये पढ़ के जाना, ये याद कर लेना, ये याद कंठस्थ याद। वो पूछ सकता है आपको इंचार्ज 10 और इंचार्ज 3 का आउटपुट करंट क्या होता है। तो अगर आप डाटा शीट खोलोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये वो पूछ सकते कि बैटरी की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो डाटा शीट में लिखा रहता है इंचार्ज 10 की है, 10 इसका 10.5 होता है, और आई थिंक इंचार्ज 3 का 3.5 होता है। आप इंचार्ज 3 की जब डाटा शीट खोलोगे, आपको दिख जाएगा। एक और क्वेश्चन एक, एक और क्वेश्चन इसी बैटरी से रिलेटेड, वो ये है कि वो पूछ सकता है पार्शियल होम और होल होम बैकअप में क्या अंतर है। तो पार्शियल पार्शियल मतलब वो बच कुछ कुछ ही लोड्स को एनर्जी देती बैटरी, ठीक है। और जो हमारा होल होम बैकअप होता है उसमें पूरे घर को सप्लाई देता है।
ठीक है? ये काम करता है पार्ट्स होल मतलब पहले से उसने होल मतलब पूरे घर को एनर्जी स्टोर करता है बैटरी। अगर पार्शियल होम होल होम यही होता है, ठीक है? पार्शियल में मतलब बचे कुचे लोड्स को, होल होम में पूरे घर को एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, ये हो गया इतना। और बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन थे बैटरी से रिलेटेड। और आप ऐसा नहीं, मेरी वीडियो को देख के आप ये क्वेश्चन और अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो ढूंढना। ये भी पूछ सकता हो आपको कि इन फेज बैटरी में इंपॉर्टेंट क्या पार्ट्स होते हैं इन फेज की बैटरी। ये भी जो इंचार्ज 10 इंचार्ज 3 है इसमें इसके मेन पार्ट क्या होते हैं, तो याद रखना एक स्मार्ट स्विच और सिस्टम कंट्रोलर, ये इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है मेन। मैं जल्दी इस इंचार्ज 10 बैटरी कवर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं फटाफट सारी बैटरी कवर कर लूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, टेस्ला बैटरी के बारे में पूछ सकता है। टेस्ला बैटरी के बारे में बताओ कुछ। देखो, आप बैटरी को बहुत बढ़ावा देते, बैटरी ऐसा कुछ नहीं रहता। मेन बैटरी मतलब कि बैटरी कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज होती है जब आपके पास फाइल में इनपुट आता है, आप उसे कितने अच्छे से समझ रहे हो। अगर आप वो इनपुट समझ जाओ, क्योंकि कई बार नोट्स आते हैं बैटरी को रिलेटेड कि यहाँ से लोड रिलोकेट हो रहे हैं, यहाँ पे बैटरी लग रही है, ये हो रहा है, बैटरी एड ऑन आ गया, कुछ भी। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो कमेंट समझ में नहीं आता, वो क्या बोल रहा है भाई, मैं नहीं बना पाऊंगा इसका इलेक्ट्रिकल, पता नहीं क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर लॉजिक पता है ना तो सारी फाइल बन जाती है। गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करो, सब हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं टेस्ला बैटरी के बारे में। पूछा जाता है बहुत इंटरव्यू में कि टेस्ला बैटरी सबसे ज्यादा बैटरी इंचार्ज 10 इंचार्ज 3 और टेस्ला बैटरी हर जगह आती है। बहुत ज्यादा डिमांड है टेस्ला बैटरी की। कंपनी भी किसकी, टेस्ला की, इलॉन मस्क की। ये भी याद कर लेना कि टेस्ला बैटरी का मालिक कौन है। ठीक है। हाँ, टेस्ला बैटरी के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। मैं 4-5 कंपनियों में गया, मेरे से टेस्ला बैटरी के बारे में हर जगह पूछा गया, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, टेस्ला बैटरी के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो तो देखते हैं, इसमें एक बैकअप गेटवे लगता है। गेटवे में ही टेस्ला बैटरी में इंटरकनेक्शन होता है, जैसे लोड ब्रेकर में एमएसपी में इंटरकनेक्शन होता है। टेस्ला बैटरी में गेटवे के अंदर होता है इंटरकनेक्शन। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन का नोट्स डालते हो ना तुम, वो गेटवे में जाता है उसमें। ठीक है, तो ये होता है टेस्ला बैटरी का सीन। और उसमें पावर वॉल लगता है। पावर वॉल पावर वॉल 2 लगता है टेस्ला में, ठीक है। इतना अब मैं टेस्ला बैटरी देखो, कुछ नहीं होता है टेस्ला बैटरी बैटरी जो भी आपकी वायर होती है ना, ये मॉड्यूल है समथिंग कुछ। मॉड्यूल से मतलब कि वो स्ट्रिंग यहाँ से जंक्शन बॉक्स में तार गई, फिर आपका स्ट्रिंग से उसमें चला गया किसमें, यहाँ से जंक्शन बॉक्स में, फिर जंक्शन बॉक्स से आपकी जो भी वायर होती है वो गेटवे में जाती है, ठीक है। ये होता है कुछ, ये जो गेटवे होता है ना, टेस्ला बैटरी में गेटवे लगता है, गेटवे में ही इंटरकनेक्शन होता है। इसमें भी नॉर्मल ब्रेकर से लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे दो ब्रेकर लगा रखे होंगे उसने। और ये यहाँ पे वो बैटरी कनेक्ट कर देता है गेटवे से ही। सारी तारें ना गेटवे से ही जाती है। यहीं से आपका मीटर एमएसपी जुड़ा होगा। ये मीटर, ये आपका एमएसपी, ठीक है। एक बैकअप पैनल लगा रहता है, बैकअप पैनल जैसे यहाँ पे लगा दिया, तो मेन ना इसमें गेटवे से ही सारी तारें कनेक्ट रहती टेस्ला टेस्ला बैटरी में। इसमें ना गेट, बस ये मेन काम यही होता है, गेटवे का रहता है बस। इसी गेटवे में इंटरकनेक्शन होता है, समझ रहे हो। तो इसमें गेटवे लगता है, इसी में इंटरकनेक्शन होता है। और इसमें पावर बॉल 2 की बैटरी लगती है, ठीक है। टेस्ला पावर बॉल बैटरी में, इसमें टेस्ला बैटरी में क्या क्या लगा, ये बैकअप लोड पैनल। बैकअप लोड पैनल कुछ नहीं होता भाई तुम्हारा, एक बैकअप का काम करता है। बैकअप लोड यानी कि बैकअप के लिए उसने उसमें लोड्स लगा रखे हैं, बस यही होता है बैकअप लोड पैनल। ठीक है, इतना ये काम होता है टेस्ला बैटरी का। लड़के कह रहे थे
बैटरीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। भाई साहब तुम बैटरी की कोई भी रेफ़रेंस फ़ाइल खोलो, उठाओ उसे, उसे देखो। एक बार कुछ नहीं होता बैटरी में भाई, कुछ नहीं होता। ये ऐसा ही होता है टेस्ला बैटरी का इंटरफ़ेस अब। वो टेम्पलेट का फ़र्क होता है, बस हम उसी में कन्फ्यूज़ होते हैं। फंडा क्या है, मैंने बोला है कि सारी वायरें गेटवे से ही जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका मीटर एमएसपी कनेक्ट है, यहाँ पे आपकी वो पावर वॉल बैटरी कनेक्ट हो रखी है, यहाँ पे आपका वो बैकअप लोड पैनल कनेक्ट हो रखा है, यहाँ से आपका जंक्शन बॉक्स से वायर आ रही है, कुछ भी एसी डिस्कनेक्ट से तार आ रही है, ठीक है? तो मेन काम टेस्ला बैटरी में गेटवे का ही होता है। ऐसे ही इनफेस इंचार्ज 3 कुछ नहीं भाई, बहुत ईज़ी होती है इंचार्ज 10 और इंचार्ज 3 की बैटरी। कुछ नहीं रखा है इंचार्ज 10 और इंचार्ज 3 में, उसमें भाई या तो पार्शल होम मांगते हैं या फिर होल होम बैकअप, ये दो चीज़ें आती हैं उसमें। उसमें बस मीटर एमएसपी उठा के उधर कर दो, ऐसा सीन होता है बस उसका। लेकिन मेन इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्शल होम और होल होम बैकअप क्या होता है, बस ये आपको एक्सप्लेन करना है। मेरी वीडियोस पे मत जाना, ये क्वेश्चंस नोट करना और इसके बारे में रिसर्च करना या अपनी कंपनी में थोड़ा डिस्कशन करो, पूछो उसके बारे में, तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? तो यही था टेस्ला बैटरी, तो ये थी। इंचार्ज इंचार्ज 3 भी ऐसे ही होता है, उसमें स्मार्ट स्विच लगता है, सिस्टम कंट्रोलर लगता है। इंचार्ज 10 इंचार्ज 3 में ये सीन होता है उनका बस। कोई भी फाइल खोलोगे ना, इंटरकनेक्शन मुझे सब समझ में आ जाता है। हम्म, इतना ही होता है बैटरी। बैटरी कोई बड़ा तोप नहीं है बैटरी। तुम फाइल करो, लेकिन फाइल कभी इसलिए मत करो कि काम है। ये बैटरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कंपनीज को बैटरी के फाइल के ग्राउंड माउंट के फाइल्स के डबल पैसे मिलते हैं। बैटरी, क्योंकि बैटरी की फाइल्स के इलेक्ट्रिकल ज़्यादा तगड़े भी नहीं होते, अगर आपको फंडा पता चल गया तब हो जाता है। कैलकुलेशन वैल्कुलेशन सब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये बैटरी से रिलेटेड है, जेनरिक बैटरी भी है। मैं ना इसके बाद जब भी वीडियो बनाऊंगा ना, तो मैं पहले टेस्ला बैटरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, फिर इंचार्ज 10 इंचार्ज 3, देन मैं जेनरिक बैटरी भी कवर कर लूंगा उसके बाद। सोलर एज की बैटरी बहुत आसान होती है, बहुत बहुत छोटी फाइल होती है सोलर एज की बैटरी। छोटी छोटी फाइलें होती हैं उनकी, मतलब इंटरकनेक्शन भी ऐसे कुछ, हाँ इजी रहते हैं, इजी, बहुत इजी। समझाऊंगा, धीरे धीरे समझा दूंगा, ठीक है? यहाँ पे हमारा बैटरी का पार्ट भी कवर होता है। बैटरी से रिलेटेड वो इतने ही क्वेश्चन पूछता है। और हाँ, इंटरव्यू देने जाओगे जब, पहले तो मेन बात इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको बैटरी ढंग से पता है हर चीज़, बैटरी का आउटपुट करंट कुछ भी, कितना कितना किलोवाट तक करंट झेल सकता है, कुछ भी अगर ढंग से डिटेल्ड में पता है तो ही हाँ बोले। नहीं पता, फाइलें करते हो बस बैटरी का, आता जाता कुछ नहीं है ढंग से, तो मत बोलो नहीं आता बैटरी, मना कर दो। क्योंकि बैटरी की उसमें ही लड़के अटक जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पे कवर। और क्या हो सकता है? हाँ, जो इंचार्ज 10 और इंचार्ज 3 की बैटरी होती है, मतलब या कोई भी इनफिनिक्स इंचार्ज 10 की बैटरी है, ये भी पूछ सकता है कि IQ 7 प्लस में उसने पूछा है कि मेरे पास इनफिनिक्स IQ 7 प्लस का माइक्रो इन्वर्टर है, इस केस में बैटरी में क्या लगता है? तो बोल रहे हैं IQ 7 प्लस के केस में स्मार्ट स्विच लगता है इनफेस। जैसे इसमें गेटवे था ना, जैसे इसमें गेटवे था, मैंने गेटवे बनाया था। जो ये हमारी इंचार्ज की बैटरी होती है ना, जिसकी मैंने डाटा शीट खोली थी यहाँ पे, ये रही। तो इनका ना मेन काम उसी का रहता है, स्मार्ट स्विच का। उसमें एक स्मार्ट स्विच लग जाता है उस केस में, ठीक है? और जब हमारा IQ 8 प्लस लग रहा होता है तब हमारा सिस्टम कंट्रोलर लग जाता है। एक सिस्टम कंट्रोलर और बैटरी लगती है और एक बैकअप पैनल लग जाता है। ये 3 चीज़ें लगती हैं IQ 8 प्लस के केस में। जब क्लाइंट IQ 8 प्लस यूज़ कर रहा हो तो उस केस में ये स्मार्ट स्विच नहीं जाता, उस केस में सिस्टम कंट्रोलर जाता है। दोनों दिखते हैं एक जैसे हैं, काम भी थोड़ा अलग अलग है दोनों का, लेकिन मैं कवर अप कर लूंगा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन भी याद कर लेना,
iQOO 7 प्लस में स्मार्ट स्विच लगता है, जब इंचार्ज की बैटरी हो, इंचार्ज 10 या 3 जो भी। iQOO 8 के प्लस में के इसमें सिस्टम कंट्रोलर लगता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। तीसरा मैंने अभी बैकअप लोड पैनल बोला था, जो मैंने यहाँ भी लगाया था, इसमें यहाँ पे पूछ सकते हैं ये जो बैकअप लोड पैनल होता है क्या काम करता है। तो जैसे बिजली चली जाती है, कुछ भी चली जाती है, तो ये ना बैकअप लोड पैनल ये ना एक एनर्जी स्टोर की रहती है, वो एक बैकअप का काम करता है। जैसे लाइट वाइट चली गई तो वो बैकअप पैनल ना घर को सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, जितना भी एनर्जी उसके अंदर रहती है वो बैकअप का काम करता है। ये होता है बैकअप लोड पैनल का काम, ठीक है। उसने बैकअप, जैसे आप जिस कंपनी में हो, आपको गुस्सा आ गया, आप काम छोड़ रहे हो, तो आपने एक बैकअप लोड पैनल पहले से रखा अपने लिए, भाई मैं उस कंपनी में जाके जॉब कर लूंगा, पहाड़ में गई तेरी नौकरी। बस यही काम होता है बैकअप लोड पैनल का, बैकअप का काम करता है, एनर्जी जमा रहती है उसमें बैकअप लोड पैनल में, ठीक है। मैं अभी चीज़ों को बहुत बड़ा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ब्लास्ट टेक्निक के बारे में मैंने बता दिया था, फ्लैट रूफ के लिए ब्लास्ट टेक्निक यूज होती है, यूनिरैक की होती है ब्लास्ट टेक्निक, आयरन डीची होती है। वो पूछ सकते ब्लास्ट टेक्निक में होता क्या है, वो ना फ्लैट रूफ के लिए यूज होती है सर। इसमें ब्लॉक होते हैं कंक्रीट के, ब्लॉक के ऊपर मॉड्यूल लगते हैं और रखते हैं इसमें, ये ब्लास्ट टेक्निक होती है, ठीक है। ना कवर अप हो गया हमारा। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैंने कोई क्वेश्चन, मेरे से मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिए, तो मेरा एक्सपीरियंस था। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, उनको जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते थे, मैंने वही क्वेश्चन आपको बताए। ये बहुत मेन मेन क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर मेरे से हर कंपनी में पूछे गए, मैं जितनी कंपनी में जॉब करता था पहले। तो ये मुख्य क्वेश्चन थे जिन्हें आपको समझना चाहिए। और हाँ, एक और बैटरी में एक एक सनलाइट बैकअप होता है, पूछ सकते हैं सनलाइट बैकअप का काम क्या होता है। ये सनलाइट बैकअप होता है ना, बैकअप का काम करता है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वैसे ही ये सनलाइट बैकअप भी कुछ ऐसा ही काम करता है। दिन के टाइम पे वो जो सूरज से जो एनर्जी स्टोर होती है ना, बैकअप सनलाइट बैकअप में, तो एनर्जी, जो भी एनर्जी उसे मिल रही है उसे स्टोर करके रखता है सनलाइट बैकअप, ठीक है। और जब जरूरत पड़ती है तो वो उस एनर्जी को देता है, प्रदान करता है, जो भी है, ठीक है। और इसके साथ कंट्रोलर वंट्रोलर लगे रहते हैं, ओके। कवर अप। तो गाइज इतने ही क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। और अगर तुम्हें भी, जित जित तुमने अगर कहीं इंटरव्यू दिया है, तुमसे क्वेश्चंस पूछे गए हो, तो कमेंट पुट कर देना नीचे, कमेंट मार देना कि हाँ भाई मैं कंपनी में गया था, मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे होगा ये कि तुम्हारा तो होगा ही होगा भला, मेरा भी भला हो जाएगा। मेरा तो कुछ भला नहीं होगा, लेकिन जो और लड़के जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो तुम्हारे कमेंट देख के वो क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर मैंने कहीं पे कुछ गलत चीज़ बताई हो, आपको मेरे से ज़्यादा पता हो, तो आप कमेंट करो उस चीज़ के लिए, और बताओ कि मेरे को ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे तैयारी होती है, दूसरों की जॉब लगी, दूसरा अच्छा पैसा कमाएगा, तुम्हें दुआएं दे। तो मेरे को लगता है मैंने मेन मेन चीज़ें कवर अप की आज की वीडियो में। और अब 1-2 दिन तक मैं बहुत सारी वीडियो निकाल लूँगा। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता था, और मेरा वीडियो ख़त्म होता है आज। 4-5 टॉपिक कवर कर लिए मैंने, बहुत है इतना, ठीक है। अब मैं वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, जैसी बनी वैसी बनी और मैं डाल दूँगा। ओके गाइस, बाय बाय।